64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे सीधे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उस पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर सकती है। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है और किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएगी। हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे किस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बदहाल हो चुकी है, बलिया की जो स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे उपचुनाव जो 3 नवंबर को होने जा रहा है उस पर समाजवादी पार्टी कौन कौन से मुद्दे लेकर उतर रही है। नमस्कार। देखिए, जो ये उपचुनाव है और इन चुनावों की लगभग घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन भी आज फाइनल हो चुका है। इन चुनाव में समाजवादी पार्टी जो खराब कानून व्यवस्था है, जिस तरह से सरकार द्वारा अपराधियों का संरक्षण है और जो सबसे बुरी हालात रोजगार को लेकर है और कहीं ना कहीं जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सभी विषयों के साथ हम लोग चुनाव में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोगों के बीच यही मुद्दा रखा है कि जहां एक तरफ ये सरकार को इतना समय होने आया है, ये सरकार आज भी खाली हाथ है। इसके पास बताने और दिखाने के लिए सिर्फ वही काम है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं, जिसका इन्होंने या तो नेम प्लेट बदल दिया है, या तो कलर बदल दिया है, या नाम बदल दिया है। इसके अलावा इनके पास और कोई ऐसे काम नहीं है जो जनता को बता सके या जनता के बीच जा सके। हाँ, ये जरूर है कि यूं तो ये बार बार अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करते हैं और अपराधियों को ठोक देने की बात करते हैं, लेकिन बीते 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हैं, गरीबों पर अत्याचार हुए हैं। हमारी बहनों के साथ जिस तरह से बलात्कारों की संख्या बढ़ी है, एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि इस पिछले 3-3.5 साल में बड़ी तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ा है और अपराध कई गुना बढ़ गए हैं और कुछ हीनियस क्राइम है जिसको जो है देखने की जरूरत है। और ऐसे अपराध हुए हैं जो पिछले दशक में नहीं हुए थे, जितने इस 3 साल में हो गए। जी दिग्विजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके पास उपचुनाव में सिर्फ अभी एक सीट जौनपुर की है, यानी पारसनाथ यादव जी की है, उस सीट को भी बचाने के लिए एक तो जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि इन 7 सीटों में कितनी सीटें आपके खाते में आ सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तंग आ चुकी है। आपने देखा कि जिस तरह से तबातोड़ अपराधों की संख्या दिखाई दी। आपने देखा कि अभी कल ही बलिया में अधिकारियों की मौजूदगी में गोली चल गई। आपने देखा कि जिस तरह से हत्याओं का दौर चला है। आपने देखा कि दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, दिन दहाड़े बैंकें लूटी जा रही हैं, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। उसके बाद पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध हो जा रही है। पुलिस के द्वारा मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है और उसके अलावा एक्शन लिया जाना तो दूर, पुलिस उस अपराध को छुपाने में लगी हुई है। आप कानपुर का ही मसला ले लीजिए। जिस तरह से उस नौजवान की हत्या हुई, आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। जिस तरह से नौजवान का अपहरण हुआ और अपहरणकर्ताओं को पैसा देने के लिए पुलिस ने तरीका निकाला और पुलिस की मौजूदगी में पैसा बैग पुल से फेंका गया और अपहरणकर्ता जो है वो बैग लेके भाग गए। तो जिस तरह से ये अपराधियों की पौबारा है, जिस तरह से धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं,
उसमें सरकार का जो है बिल्कुल डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है पुलिस का, और अपराधियों का इकबाल बुलंद है। ठीक इसके दूसरी उलट जो ग्रास रूट पर जो सरकार के काम है या सरकार देश द्वारा दी जाने वाली जो योजनाएं हैं, चलाई जाने वाली योजनाएं हैं या सहूलतें हैं, वो भी बिल्कुल विफल हैं। किसानों के आज के समय में जो आज धान खरीद का समय चल रहा है, आप जी देखो कि किसानों का रेट क्या उन्हें मिल पा रहा है। आप देखो कि किसानों में जो धान की खरीद है क्या हो रही है। लोग कह रहे हैं जी 1850 का मूल्य होने के बावजूद भी जो है किसान 1000 में धान बेचने के लिए मजबूर है, 1100 रुपए में धान बेचने के लिए मजबूर है, बिचौलियों के हाथ अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बेरोजगारी की बाढ़ आई है, आपने देखा पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने सरकार को आईना दिखाया और लगातार धरना प्रदर्शन से जो है इस सरकार को ये बताने का कार्य किया कि आपकी सरकार पूरी तरह फेल है, फेल्योर है आपका। वहीं जी दूसरी तरफ व्यापारी जो है वो भी बुरी तरह से परेशान है, कोई इनके पास रणनीति नहीं है और मार्केट लगभग लगभग बैठी सी हुई है। तो इस तरह जी की समय में जब सरकार हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है, हर तरफ फेल हो चुकी है, ना इसके पास विकास का कोई एजेंडा है, ना किसान का एजेंडा है, ना छात्र का एजेंडा है। आपने देखा कि फीस इस कोरोना महामारी में जब कमजोर गरीब तबका अपने जीवन यापन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, किस तरह से उसको 2 वक्त की रोटी मिले इसी के लिए लड़ रहा था। ऐसे समय में लोगों को फीस भरने के लिए सरकार द्वारा बाध्य किया गया। सरकार के उप मुख्यमंत्री कहे कि लोगों को फीस जमा करनी होगी और उसके बाद सरकार ये जो पूंजीवादी व्यवस्था सरकार की लागू है, आपने देखा कि बहुत सारे इंट्रेंस टेस्ट कराए गए जिसमें नौकरियों के कोई एग्जाम नहीं थे। ये सारे एग्जाम वो थे जिनसे आगे वाले कोर्सेज में पढ़ाई होती और जी आगे वाले कोर्सेज में पढ़ाई के साथ साथ लाखों करोड़ों की फीस जमा होती। इसमें भी सरकार का अपना निजी जो हित था वो निहित था। और जो उससे भी बड़ी बात है, जब नीट और जेई पर हम लोगों ने आंदोलन किया और सरकार ने कहा कि लोगों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, हुआ क्या, सरकार ने जब एग्जाम कंडक्ट कराए तो एक एफिडेविट लिया जो है उस स्टूडेंट से कि अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। तो इस तरह की चरित्र की सरकार जिसने हर किसी के साथ बेईमानी की और अगर विपक्ष आवाज उठाया तो उस पर लाठी बरसाई, उनको जेल भेज दिया। किस उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता कई कई दिन उनको जेल लेना पड़ा। और जब जब उन्हें आवाज उठाई, कैसी सरकार है। आपने देखा कि आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी साहब, वो गए थे हाथरस में परिवार से मिलने के लिए, उन पर लाठियां बरसा दी गई और जो भी पार्टी गई उसको षड्यंत्र के तहत उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये आप जो विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हो उसके खिलाफ अब जनता नाराज है और उत्तर प्रदेश की जनता अब पूरी तरह से जगी हुई है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के ही लिए जनता के आंखों में उम्मीद है कि यही एक ऐसे नेता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गरीब मजदूर किसानों, छात्रों, पिछड़ों, दलितों की बात सुनेंगे और उनके साथ हो रहे इस भेदभाव, उनके साथ हो रहे इस उत्पीड़न के खिलाफ वही जनता को निजात दिला सकेंगे। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 7 सीटों पर जो है जी जी दिग्विजय जी, जिस तरीके से 7 सीट आप बोल रहे हैं, 7 सीट हमारे खाते में आएंगी। एक 8वीं सीट जो कि रामपुर की स्वार सीट है, उस पर जो चुनाव आया हुआ है उसने स्टे कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि आजम खां के बेटे की थी और जिसको एक असफल उन्होंने करके उसको वो रद्द कर दी है सीट को। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, राजनीति है और जी राजनीति में उत्पीड़न चल रहा है। आप बताओ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी जी ऐसी जगह हैं, कितनी ऐसी घटनाएं आपको बता दूं जहां सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व होकर दूसरे पक्ष की आवाज दबाना चाहता है, दूसरे पक्ष के साथ दूसरे पक्ष का उत्पीड़न करना चाहता है। ठीक है, जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जनता अब खुद निर्णय लेने के लिए तैयार है। देश में लोकशाही है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है और जी इस लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है।
जनता ही आपको किसी गद्दी आसन पर बैठाती है, आपको सत्ताधीश बनाती है, और जनता ही है जो आपको वहां से उतारने का काम करती है। मुझे लगता है कि इन उपचुनाव के साथ साथ 22 में भी जो ये रोगी सरकार है, मैं तो रोगी सरकार इसलिए कहता हूं कि रोग लगा हुआ है, तो इस रोगी सरकार से मुक्ति दिलाने का काम ये जनता करेगी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री बनाकर जो प्रदेश विकास की राह पर थमसा गया है, उस विकास की राह पर फिर से आगे ले जाएगी। दिग्विजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा जितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है, चाहे हाथरस का मामला हो या कहीं पे भी आप धरना प्रदर्शन, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की एक भूमिका है और ये स्टूडेंट को भी भड़का रहे हैं और हर तरफ से ये जो जितनी व्यवस्था बिगड़ सकती है वो सारा काम जो है विपक्ष कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, आप घटना होती है हाथरस में, 1 हफ्ते तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, क्या विपक्ष करवा रही है? 1 हफ्ते तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, क्या विपक्ष ने कहा था कि रिपोर्ट ना लिखो? आप बताओ, हम कह रहे हैं कि घटना कुछ भी हो, कुछ भी सच्चाई हो, आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि एक पीड़िता की रात जो लाश है वो रात में 2:30 बजे जला दी जाती? ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसा क्या बिगड़ा जा रहा था? ऐसा क्या भागा जा रहा था? ऐसा क्या था कि आपने रात के 2:30 बजे जो है आपको जो है उस शरीर को उसके पीड़िता को जलाने की जरूरत पड़ गई, और वो भी जब उसके परिवार वाले उसका मुंह नहीं देख पाए। आप यूं तो हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटते हो और यूं तो बहुत बड़ी हिंदूवादी बातें करते हो, बताइए हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में क्या कभी रात में भी क्या दाह संस्कार होता है और बिना माँ बाप को दिखाए? ऐसी आखिर कौन सी बात थी? ये तो खुद पर चिन्ह खड़ा करता है इनकी सरकार पर। विपक्ष क्या करे? विपक्ष का तो काम सामाजिक सरोकार के लिए लड़ना है। विपक्ष का जो दायित्व है राजनीति में, वो जनता के उत्पीड़न के लिए उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होने की बात है। आप छात्रों की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आपने इस पूरे 3.5 साल में कौन सी नई यूनिवर्सिटी खड़ी की है? कौन से नए स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं? कोई कॉलेजेस नहीं बनाए। आप देखो जिस तरह से फीस का स्ट्रक्चर बढ़ा है, आप पता करिए जो यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ी है, क्या आपने का उसका कोई नियंत्रण है? इस कोरोना महामारी में भी जब आदमी की नौकरियां चली गई, उनका व्यापार ठप हो गया, हालात बदतर हो गए, उसके बावजूद भी आदमी फीस जमा करने के लिए मजबूर है। कहीं से भी अपने गहने बेचकर फीस जमा कर रहा है, अपने पैसे तोड़कर, जो जमा किया था उसको तोड़कर, एफडी तोड़वाकर फीस जमा कर रहा है, क्योंकि अपने बच्चे के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तो हम छात्रों को क्यों भड़का रहे हैं? हम तो छात्रों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, आम स्टूडेंट्स सड़क पर उतर कर प्रदर्शन नहीं कर सकता और हम घर बैठे रहेंगे तो फिर किसी राजनीतिक दल का मतलब क्या है? हमारा दायित्व क्या होता है? हमारा सामाजिक सरोकार क्या है? एक राजनीतिक दल और उसके अनुशासित संगठनों का काम क्या होता है? समाजवादी छात्र सभा अगर फीस के लिए नहीं लड़ेगी, प्रमोशन के लिए नहीं लड़ेगी, नौजवानों के रूम रेंट के लिए नहीं लड़ेगी, एडमिशन के लिए नहीं लड़ेगी या नौकरियों के लिए नहीं लड़ेगी, तो फिर कौन लड़ेगा? डीएलएड के स्टूडेंट बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से, उन्होंने प्रमोशन की मांग को लेकर आए हैं, उन्होंने मांग उठाई, उनको लाठियां मिली, कई बार उन्हें पीटा गया, कई सारी लड़कियां भी, मैं परसों गया हुआ था, बड़ी संख्या में लड़कियां भी, बताइए, खुले आसमान के नीचे 4 रातों से 5 रातों से लगातार वो अपना जो है धरना चालू किए हुए हैं। आप बताइए कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? ये काम हमारा है, ये जिम्मेदारी हमारी है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार किया है कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए हम जिम्मेदार हैं और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे अब सरकार का क्या काम है? विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है, मान लीजिए नीट या जेईई के मुद्दे पर, फीस हाइक के मुद्दे पर, छात्रों के प्रमोशन के मुद्दे पर हम ज्ञापन देना चाहते थे राज्यपाल जी को, राज्यपाल महोदया जी को। हम कह रहे राज्यपाल महोदया नहीं आती, उनका कोई प्रतिनिधि आ जाता, लेकिन हम ज्ञापन लेके चले, पुलिस ने ना हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मामला है, कुछ नहीं पूछा, तबातोड़ लाठियां शुरू कर दी, मारा पीटा, उठा के जेल भेज दिया। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है? सरकार आखिर क्या चाहे? सरकार का रुख क्या होना चाहिए? क्या विपक्ष आवाज नहीं उठाएगी? लोहिया जी तो कहते थे कि अगर ये सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यहाँ सड़कें खामोश भी नहीं है, लेकिन ये इनकी आवारगी में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सत्ता के मद में मस्त हैं, चूर हैं,
इनको लग रहा है कि ये जो है आजीवन इन्हें गद्दी मिल गई है। ये भ्रम जो है ये जनता इनका जल्दी दूर कर देगी। जी, दिग्विजय जी, जैसे कल की घटना हुई है बलिया में, एक बीजेपी नेता ने साफ तौर पे, आप देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हत्या कर दी है, और उसको सह देने के लिए भी एक बीजेपी विधायक वहीं के सुरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है कि वो उनको उन्हीं के संरक्षण में उसको सह दिया जा रहा है। किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? हालांकि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, सीओ और एसडीएम के सामने उसने गोली मारी थी, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखिए, पूरी सरकार जब से ये योगी सरकार बनी है तब से ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिला होगा जिसमें पहली ही दिन से या पहले ही समय से पुलिस की लापरवाही नजर आई। ये पुलिस और व्यवस्था का जी, फेलियर है। सहारनपुर से लेकर बलिया तक, आपको सहारनपुर की घटना याद होगी, कुछ लोगों ने जी, उत्पात मचाया था, एसपी के ऑफिस में जाकर बैठ गए थे, पुलिस कुछ नहीं कर जी, पाई थी। बलिया में उनके सामने ही, सहारनपुर से लेकर बलिया तक इसी तरह पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जी, घटनाएं होती है, घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उन्हें जो है संरक्षण दिया जाता है, जिससे बात जी, बिगड़ती है। और बात इस हद तक बिगड़ जाती है कि जानें चली जाती हैं, बड़े बवाल हो जाते हैं और बड़े नुकसान हो जाते हैं। ये सरकार की संवेदनहीनता है, ये पुलिस की विफलता है कि वो किसी भी मुद्दे पर सजग होकर उसको हैंडल नहीं करती। बात इतनी नहीं बिगड़ती जितनी बिगड़ गई, एक की जान चली गई। ये जी, बहुत बड़ी बात है कि जिस परिवार का कोई चला जाता है, उस परिवार से सोचिए उसके मन पर क्या बीत रही होगी, उसकी माँ पर, उसके बहन पर, उसके भाई पर, उसके बाप पर, उसकी पत्नी पर, क्या होता होगा उसके साथ। लेकिन सिर्फ और एक सिर्फ कारण इनकी सरकार है, क्योंकि सरकार अगर ने पहले ही इस क्षण पर ठोस कदम उठाया होता। जी, आप सोचो कि अधिकारी मौजूद है और इस तरह का बवाल हो रहा है, जिस तरह से भीड़ तितर देखी जा रही है, दौड़ी जा रही है, गोलियां चल रही है, तो ये लोग सो रहे थे क्या? डीएम, जी, एसडीएम, पुलिस सो रही थी क्या? ये सिर्फ इनकी लापरवाही है और राजनीतिक संरक्षण देने के चक्कर में ये सारी घटनाएं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की अनोखी सरकार आई है। आप सोचो कितना, मैं तो आप मीडिया के साथी हो, मैं भी तो प्रश्न उठाना चाहूंगा। खैर, ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया से जिस तरह से आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा है, इससे बहुत सारी सच्चाई निकल कर आ रही है। लेकिन जी, फिर भी जो टीवी मीडिया है, सोचिए किस तरह से प्रेजेंट करती है, किस तरह से चीजों को दिखाती है। यही टीवी मीडिया बदायूं की जब एक रेप घटना होती है तो यूएन तक जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं आवाज उठाने के लिए, जो दलित बच्चियों की जी, हत्या होकर फांसी के जी, फंदे लटके, यूनाइटेड नेशन जा रहे थे और टीवियों पर जी, बता रहा था कि बताइए मुख्यमंत्री कहाँ है, बताइए मुख्यमंत्री कहाँ है, बताइए अखिलेश यादव की सरकार में क्या हो रहा है। आज जी, किसी टीवी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि लगाए योगी आदित्यनाथ की फोटो और पूछे कि मुख्यमंत्री कहाँ है? बताए क्यों नहीं जी, नेशन अब जा रही भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं जा रही है? इतनी सारी हत्याएं, लड़कियां जिंदा जला दी जा रही हैं, बताइए क्या उन्नाव में नहीं जलाई गई? बताइए इनके इनके विधायक सांसद बलात्कार के केसेस में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं जाते जी, यूएन में? अब नहीं जाएंगे। जो लोग भाग भाग के यूनाइटेड नेशन की बात करते थे, अब कहां मर गए? जो लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, गले में प्याज की माला डाल के, सर पे सिलेंडर डाल के प्रदर्शन करते थे, अब कहां चले गए? जो पेट्रोल और डीजल की बात की करते थे, अब कहां चले गए? सोचिए, पूरा पूंजीवाद का खेल है, पूरा देश बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन का जो निजीकरण हो जी, रहा था, जी, उसको जी, लेकर जी, इतने बड़े आंदोलन हुए। इस मीडिया में जी, दिखाया, आप बताइए इस तरह का पॉलिटिशियन सब कुछ बेच देना चाहते हो आप? राष्ट्र धर्म की बात करते हो, राष्ट्र की सारी धरोहर बेच रहे हो। ऐसे लोग हैं जो इस देश में जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ऐसे थोड़ी जी, अंबानी अंडानी इतना पैसे वाले होते जा रहे हैं। सारे सरकारी उपक्रम जो है उनको बेचने की तैयारी है। ये है जी, जो देश नहीं बिकने देंगे, अब इनका नारा है देश बचने नहीं देंगे। ये कुछ नहीं बचने देंगे, सब कुछ बेच देंगे। एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या कहते हैं, तमाम उपक्रम जो उसके बेच दिए, कोयला बेच दिया, बेल जी, बेच दिया, जी, यूपीपीसीएल बेच रहे हैं। तो ये सब बेच देंगे, ये बच्चे रखेगा कुछ नहीं, सब निजी कारण में। हमारे गांव में कहावत है कि जिसके बेटे नालायक होते हैं उसकी खेती बटाई पर होती है। तो जिसके
जिसकी सरकार ने नालायक होगी उसकी जो है वो फिर निजीकरण करा जाएगा। भाई आपसे नहीं संभल रहा है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो प्राइवेटाइजेशन कर दो। प्राइवेट हाथों में जाएगी तो आप बताइए क्या हाल होगा। जी जी उसी बिल्कुल उसी साजिश के तहत, उसी स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह देश में निजीकरण हो रहा है, आप बताओ जो किसान बिल लेकर आए, एमएसपी की बात चिल्ला चिल्ला कर कहे, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद हो रही है। आपने रिपोर्टरों को भेजिए, पता करिए कि धान के क्रय केंद्रों पर किस तरह की खरीद हो रही है। आपको तो आवाज, आपको पता लगता होगा किस तरह से हिलावाली हो रही, किस तरह से दलाल हावी है। जो उनका एमएसपी है उस पर तो कहीं खरीदा ही नहीं जा रहा। तो ये सरकार पूरी तरह फेल्योर है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, नौकरी में इनके 6-6, 7-7 नौकरियों के जो एग्जाम थे उनके पेपर लीक हो गए। पेपर लीक हो जाते हैं, कराते हैं पता नहीं किस बड़ी बड़ी एजेंसियों की बात करते हैं और पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये अपना फेल्योर नहीं बताएंगे। हाँ, उस समय जरूर कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार नकल गिरोह चला रही है। आप कौन गिरोह चला रहा है आप बताओ। आप एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, पेपर लीक हो जा रहा। गरीब मजदूर किसान का बेटा किस तरह से उसकी फीस भरता होगा एक नौकरी के फॉर्म की, किस तरह से एक एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे जिले या बड़ी जगह जाता होगा, उसके किराया का पैसा खर्च होता होगा, रात में नौजवान स्टेशन पे सोता होगा, बस अड्डे पे सोता होगा बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है। सुबह जब वो एग्जाम केंद्र पहुंचता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये सरकार का फेल्योर है कि नहीं फेल्योर है? नौकरियां देना छोड़ दीजिए, नौकरियां छीनी जा रही हैं। क्या जल निगम की जेईई की नौकरी नहीं छीनी गई? जरा आप बताओ, कस्तूरबा गांधी के जो तमाम जो कर्मचारी थे उनकी वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप आओ लखनऊ में जो है जीपीओ वहां पर उस वाले पार्क में गए, इको गार्डन में बैठे हुए धरना दे रहे, उनकी नौकरियां चली गई। 108 वालों की नौकरियां चली गई। आपने देखा कोरोना महामारी में जो एम्बुलेंस व्यवस्था से उसके ड्राइवरों की सैलरी नहीं मिल रही थी। ये सरकार नौकरी देना छोड़िए, तो नौकरी छीनने वाली सरकार है। ये तो आपके मुंह से आपकी रोटी छीनना चाहती है और किसी अमीर के हाथ में देना चाहती है। तो ये सरकार पूरी तरह फेल है और सरकार किसी भी विषय पर जो है खरा साबित नहीं हो पाई। सपने बहुत दिखाए थे। आप वो सपना याद होगा जब कहते थे हम लैपटॉप के साथ 2 GB डाटा भी देंगे। अब छोड़िए, खैर उनका संकल्प पत्र क्या है। झूठ के पुलंदे हैं ये लोग और सिर्फ झूठ बेचने वाले लोग हैं जिनकी जो है कहीं किसी भी बात पर विश्वास करने वाला नहीं। जी दिग्विजय जी, मैं आखिरी सवाल मैं ये सीधे आऊंगा उपचुनाव पर। उपचुनाव को लेकर आप पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन कर रहा हूं कि कुछ अहम मुद्दे होंगे आपके पास जनता को बताने के लिए कि क्या आप देखें और किस चीज को देखकर आप वोट करें। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं आप हमारे जो बड़ी मजेदार बात आप पहले भी कर रहे थे और उस बात को थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अब इसी विषय पर पूरी बात में रखूंगा। बहुत से जो चुनाव हो रहे हैं इसमें मुद्दा अब हमें नहीं बताना पड़ रहा। आप गांव में जाइए, गांव में किसान से मिलिए, मुद्दा वो बताता है। कहता है भैया ये सरकार जो कह रही थी, जैसे हम जो है आपका बांगरमऊ है, ठीक है। तो बांगरमऊ में हम एक ही दिन होके आए हैं, अभी तो जाना बाकी है लगातार। बांगरमऊ में जब हम गए तो जहां गाड़ी रोकी कुछ जो है लोग चौराहे चट्टी पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। तो हमने जैसे ही उतरे हमने कहा भैया चुनाव आ गया है। कहें भैया चुनाव आ गया, हम भी तैयार। और चुनाव खैर उपचुनाव है, 22 में तो इनकी सरकार हम बदलेंगे। कहें क्या कहते हैं? कहते हैं भैया पूरी फसल गांव पूरे आवारा जानवर से बचाते बचाते रात काटते हैं। ये किसान कहता है कि रात के 3 बजे लाठी डंडा लेकर हम अपनी फसल बचा रहे हैं। फसल बच के जब कट के आ रही है तो जब वहां क्रय केंद्र पर लेके जाओ तो कहा कि धान ओदा है, मतलब गीला है। उनकी भाषा जो है वो कहते हैं धान ओदा है, मॉइस्चर है उसके अंदर। तो और जो कहते हैं हमारे आना खरीदा जाए, सरकार ने मना किया है। तो कहें तब कहें फलाने खाद बेच दो। फलाने के पास बेचारा किसान लेके जाता है तो कहें भैया ये 1000 रुपए बिकेगा। अब किसान जो अपना धान खेत से लाद के पाली में आया है वो कैसे वापस ले जाएगा? किराए की ट्राली है बेचारे की, फिर किराया देगा तो जितना लगेगा नहीं उससे ज्यादा किराया भर देगा। तो कहता बेच दो। औने पौने दाम पर दलाल
जो है उनका किसान का जो धान है वो खरीद रहे हैं। जी आप सोचो, जो नौकरियां जो माइग्रेंट गांव में पहुंचे हैं वो खुद कह रहे हैं कि भैया कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर पहले से बताते कि आप जाइए नहीं, हम व्यवस्था कर रहे हैं इस बीमारी के लिए, हम रोकथाम की बात करेंगे, आप तैयारी करेंगे, आप भागो नहीं, कुछ नहीं। किस तरह से बुरे हालात में लोग लौटे हैं, जी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं, कईयों ने पूरा अपना गृहस्थी बेच दी है, परिवार उजाड़ दिया है, तब यहां तक आए हैं। तो आप सोचो, मुद्दे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है। हर आदमी, आप मुंह से पूछ लो, भैया ये सरकार बड़ा जुल्म कर रही है, सरकार में जो है पुलिस बिल्कुल बेलगाम है। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो निकल कर नहीं आ रही, भ्रष्टाचार का भी लोग नाम लेते हैं, कहते हैं ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारी है। थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो दरोगा कहता है कि 1,000 रुपए लगेगा तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। आप किसी बाबू के पास चले जाओ तो कहता है भैया 1,000 रुपए पड़ेगा तब एप्लीकेशन ली जाएगी। ये भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है। किसान भी बैंक में जब अपना लोन लेने जाता है तो पैसा देता है, लोन निकालता है तब पैसा देता है, और जब नहीं भर पाता तब बेचारा अलग से पैसा लेता है। बैंक मैनेजर 3 तरह से पैसा ले लेता है, किसान डूब के मरा जा रहा है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मुद्दे हम बता ही नहीं पाते, उससे पहले ही जनता हमें बताने लगती है। नौजवान गुस्सा है, नाराज है, आदमी चिढ़ के कहता है ऐसी सरकार है, हमने तो वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। खुद कहता है कि भैया हमने इसमें भी वोट दिया, लोकसभा में भी दिया, सरकार भी बनाई, लेकिन क्या नाश पीट जाए, ये सब मतलब नाराजगी जाहिर करते हैं कि ऐसी सरकार, हम लोगों के साथ धोखा हो गया, इन लोगों ने हमें धोखा दे दिया। ऐसी गंदी सरकार तो कभी उत्तर प्रदेश में बनी नहीं, और ऐसा नकारा मुख्यमंत्री तो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं। ये जनता खुद बताती है। आप तो रिपोर्टर हैं, आप कानपुर के पड़ोस में घाटमपुर चुनाव हो रहा है, आप जाके देखो, जनता खुद बताएगी आपको। जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, जिस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया है, क्या नहीं किया इन्होंने? क्या आरक्षण के साथ इन्होंने भेदभाव नहीं किया? क्या आरक्षण का स्वरूप नहीं बिगाड़ा? क्या जिसको हक मिलना था उनका हक नहीं मारा? और मजेदार बात यह है कि सवर्णों से कहते हैं कि आपको हम 10% का रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, 10% रिजर्वेशन देके भी क्या करोगे साहब, जब नौकरी नहीं? अरे रिजर्वेशन नौकरी में मिलेगा ना, हवा लेने में थोड़ी रिजर्वेशन है, इसकी सांस लेने में 10% का रिजर्वेशन। सही कह रहे हैं। जब नौकरी रिजर्वेशन किस काम, आप बताओ। तो जिस तरह की ये सारी बिगड़ती व्यवस्था है, उसके खिलाफ जनता आपको खुद मुद्दा बता रही है। और समाजवादी पार्टी या उनके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से ही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यही लोग हैं जो लाठी डंडा खाकर भी आपसे लड़ते हैं, लाठी डंडा खाकर, जेल जाकर, विषम परिस्थितियों में रहकर भी ये गरीब मजदूर किसान की आवाज उठाते हैं। इसीलिए आज भी जनता समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, और पूरी ताकत के साथ ये हम कह सकते हैं, गरीब मजदूर किसान छात्र नौजवान दलित पिछड़ा शोषित वंचित समाज अब जो है वो समाजवादी पार्टी से कांधा मिलाकर खड़ा है। और उपचुनाव आपको इस बात जी, तो ये थे दिग्विजय सिंह जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो उपचुनाव है जिसके 3 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें समाजवादी पार्टी 7 की 7 सीटें जीतेगी। मुद्दे जनता खुद बता रही है, जनता खुद तय कर रही है कि अगला शासक यानी 2022 किसका होगा। साफ तौर पे जनता उस पर चिन्ह लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति